गाइस, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी से पूछा था कि आपका फेवरेट ग्रुप कौन सा है, ब्लैकपिंक और बीटीएस। बट आप लोगों ने तो बीटीएस की लाइन लगा दी और हमारी विनर टीम है बीटीएस टीम। तो चलो अब आज जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट मेंबर कौन है या फिर आप OT7 हो। कमेंट डाउन बिलो एंड लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। पार्ट 3 की शुरुआत में हम राविन को देखते हैं, जो कि मिस्टर कृथा एंड कंपनी के सभी घोटालों के बारे में सुपात्रा को चिप दिखाते हुए बताता है। वो कहती है, हमें बहुत जल्द ही इस बारे में मिस्टर किन को बताना होगा। वो कृथा पे बहुत ही ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, तो वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन राविन के जाते ही वो पेन ड्राइव निकाल कर कप में डाल देती है, क्योंकि अगर मिस्टर कृथा पकड़े गए तो उनके साथ ये भी तो जाएंगी। तभी पीछे से मिस्टर किन आकर कहते हैं, आई थिंक हमें अपनी शादी कर लेनी चाहिए। जिसे सुनकर वो बहुत ही हैप्पी हो जाती हैं, क्योंकि फाइनली उनका इस घर का मालकिन बनने का सपना पूरा होने वाला है। वहीं मिस्टर कृथा के आदमी कई बार राविन को मारने की कोशिश करते हैं, पर राविन हर बार बच जाता है। रात में सोफिता सोने की कोशिश करती है, बट उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसके पैर काफी ज्यादा दर्द कर रहे थे। तभी वहां जेट आकर उसे दवाई देता है। ये दोनों एक दूसरे से मिले और लड़े ना, ऐसा हो सकता है भला। थोड़ी बहुत बहस करने के बाद जेट कहता है, यहाँ आके बैठो इस चेयर पे। वो कहती है, नहीं मुझे सोना है। जेट, मैंने कहा ना यहाँ आके बैठो, क्योंकि अभी मैं तुमसे लड़ने के लिए बहुत थका हुआ हूँ। वो आकर बैठ जाती है तो जेट कहता है, आई नो तुम्हें ड्राइंग करना बहुत पसंद है, तो जब तक तुम्हें नींद नहीं आती तब तक यही कर लो। एंड देन खुद जाकर बड़े आराम से सो जाता है। काफी देर तक सोचने के बाद फाइनली सोफिता ड्राइंग करना स्टार्ट करती है। थोड़ी देर बाद जब जेट की नींद खुलती है तो वो देखता है कि सोफिता तो ड्राइंग करते करते वहीं सो गई। उसने अपनी बहन रिन की फोटो बनाई थी। जेट उसे उठाकर ले जाकर बिस्तर में सुला देता है। एंड रिन की फोटो देखते हुए उसे काफी मिस करता है। बाहर आकर वो कहता है, मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, बस तुम मेरा साथ देते रहना। मॉर्निंग में जब सोफिता रनिंग के लिए आती है तो जेट कहता है, लगता है कल रात पहली बार तुम्हें अच्छे से नींद आई है, तभी तो बिना बुलाए ही रनिंग के लिए आ गई। वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं डेली अच्छे से ही सोती हूँ। मैं तो रनिंग करने के लिए बस इसलिए आ गई क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है। जेट उसे ग्राउंड में लाकर कहता है, आज हम रनिंग नहीं बल्कि शूटिंग करेंगे। सोफिता मना करके वहाँ से जाने लगती है तो जेट कहता है, अरे बाबा तुम्हें खुद को बचाना तो आना चाहिए ना, क्योंकि किसी को नहीं पता कि जब तुम वापस अपने घर जाओगी तो वहाँ तुम्हारे साथ क्या होगा, या फिर तुम डरी हुई हो। वो कहती है, अपने फादर को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमेशा की तरह थोड़ी बहुत बहस और लड़ाई करने के बाद जेट फाइनली सोफिता को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। सोफिता, तुम्हें इतना करीब आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर सकता हूँ। जेट, आई एम योर टीचर नाउ, अभी मैं तुम्हारा टीचर हूँ। मैं ऐसा वैसा गलत कुछ भी नहीं सोच रहा, सो प्लीज जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करती जाओ। वहीं मिस्टर कृथा अपनी सेक्रेटरी से उस आदमी के बारे में पता लगाने को कहता है, जिसने उनके घोटालों की फाइल बनाकर राविन को दी थी। वहीं शूटिंग करते करते सोफिता जेट की तरफ गन पॉइंट कर देती है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, बंदूक से खेलना बंद करो, क्योंकि ये कोई खिलौना नहीं है। जब तुम्हारे हाथ में बंदूक हो तो तुम्हें पूरा फोकस होना चाहिए, वरना एक दिन तुमसे ऐसी गलती हो जाएगी कि तुम जिंदगी भर पछताओगी। सोफिता, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बट जेट इस बात को इग्नोर करके उसे प्रैक्टिस में ध्यान देने के लिए कहता है। वहीं मिस्टर कृथा एंड सुपात्रा गार्डन में एक दूसरे को हक कर रहे थे, तो पीछे से मिस्टर किन भी सब कुछ देख लेते हैं, और ये देखने के बाद एक बार फिर उनका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो भागते हुए अंदर जाकर अपनी गन लाते हैं एंड दूर से ही उन दोनों की तरफ पॉइंट करते हैं। ये सब देखकर उन्हें अपने फर्स्ट वाइफ की याद आ जाती है, जहां डैड उनके लवर को शूट करने वाले थे। तो वो कहती हैं, अगर तुमने इसे मार दिया तो मैं भी मर जाऊंगी। ये सब सुनकर डैड शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, तो तुम इससे इतना ज्यादा प्यार करती हो कि खुद मरने के लिए भी तैयार हो। मॉम, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूंगी, बस हमें छोड़ दो। डैड, जो तुमने मेरे साथ किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलके ही रहेगी। तुमने मेरी जिंदगी और मेरी फैमिली दोनों बर्बाद कर दी, आज तो तुम दोनों मरोगे। तभी वहाँ उनकी दोनों बेटियां आकर डैड को ऐसा करने से मना कर देती हैं। ये सब याद करते हुए डैड प्रेजेंट में भी अपनी गन नीचे कर देते हैं।
क्योंकि अगर इन दोनों को मारने के बाद डैड को जेल हो गई तो फिर सोफिता का क्या होगा। सुपात्रा रूम में आकर कहती हैं, मिस्टर किन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तो हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस चलने वाले थे ना अपनी मैरिज के लिए। मिस्टर किन, कभी और चलेंगे, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। सुपात्रा, क्या आप बीमार हैं? मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलूं? डैड, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। सुपात्रा, तो क्यों ना हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को अपनी मैरिज के लिए घर ही बुला लें। डैड कुछ नहीं बोलते तो वो काफ़ी गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। बाहर आकर वो भागते हुए एक कमरे में जाती हैं एंड काफ़ी जोर से चिल्लाने के बाद खुद को शांत करके बाहर आती हैं। दूसरी तरफ काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली सोफिता का निशाना सही लगता है। वो काफ़ी हैप्पी होती है एंड जेड को हक कर लेती है। सोफिता, देखा, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर कोई मुझे हर्ट या मुझ पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे बिल्कुल ऐसे ही शूट करूंगी, स्पेशली कृथा को। जेड, हाँ माना कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, बट इतना भी खुश होने की क्या ज़रूरत कि मुझे हग ही कर लिया। इट्स अनकंफर्टेबल। सोफिता उसे छोड़ते हुए कहती है, आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड वहाँ से चली जाती है। पीछे से जेड कहता है, ओ हेलो टीचर, मैं हूँ या तू? तो छुट्टी मैं दूंगा या तू? नेक्स्ट सीन में जब दोनों लंच कर रहे थे तो सोफिता कुछ भी नहीं खाती। वो कहता है, देखो मैंने माना कि यहाँ का खाना उतना अच्छा नहीं है जैसे तुम्हारे घर में होता है, बट तुम्हें खाना तो पड़ेगा ना। सोफिता, मैं भी खाना चाहती हूँ, मुझे भी भूख लगी है, पर मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक तुमने मुझसे शूटिंग जो कराई है, मेरा हाथ इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है कि मैं ठीक से चम्मच भी नहीं पकड़ सकती। जिसे सुनकर जेड उसे अपने हाथों से खिलाने चाहता है, जिसके लिए सोफिता पहले तो मना करती है, बट इन दी एंड उसे खाना ही पड़ता है। सोफिता को ये खाना इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो जेड को जल्दी जल्दी खिलाने को बोलती है। जेड उसे थोड़ा परेशान करता है बट खिला ही देता है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। सोफिता, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, बिकॉज दोनों काफ़ी ऑकवर्ड हो गए थे। दूसरी तरफ मिस्टर कृथा अपने आदमी से सोफिता के डैड मिस्टर किन को मारने के लिए बोलता है, बट तभी पीछे से सुपात्रा आकर उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो कहती है, अगर हमने उन्हें मार भी दिया तब भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, पहले हमें उनके सारे एसेट्स अपने नाम कराने होंगे। आई नो कि अभी तुम्हें मुझ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, बट हमें सही समय आने तक का इंतज़ार करना होगा। और फिर क्या था, जिसके बाद तो इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वहीं सोफिता जब सोने की कोशिश कर रही थी तो उसे ऊपर किसी के आने की आवाज़ आती है। वो याद करती है कि आज दोपहर में जेट ने गन के अंदर रियल बुलेट्स डाली थी। सोफिता पूछती है, तुम इनमें रियल बुलेट्स क्यों डाल रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर मैंने तुम्हें ही शूट कर दिया तो? जेट, तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अभी हम सिटी से बाहर हैं तो मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता। और अगर तुम कभी वापस यहाँ से अपने फादर के पास नहीं जाना चाहती तो बेशक मुझे शूट कर सकती हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। वो जल्दी से गन निकाल कर बाहर जाती है, जहाँ उसे एक आदमी दिखता है जिसने अपना चेहरा पूरा कवर किया हुआ था और उसने भी गन ली हुई थी। वो चिल्लाकर सोफिता को बाहर आने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो काफी डर जाती है एंड भागते हुए बाहर गार्डन में आकर छिप जाती है। वो बंदा भी उसका पीछा करते हुए वहीं आ जाता है, तो सोफिता मौके का फायदा उठाते हुए उसे शूट कर देती है। वो जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो सोफिता वहीं पे पड़ा हुआ एक रॉड उठाकर उसके हाथ में घुसा देती है। वो कहता है, पागल, दर्द कर रहा है। सोफिता को ये आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी लगती है। वो जैसे ही उसके चेहरे से मास्क हटाती है तो हमें पता चलता है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि जेट है। वो काफ़ी गुस्से में कहती है, तुम्हें मुझे परेशान करने में बहुत मज़ा आता है ना? तुम्हें पता भी है मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी? जेट, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, क्योंकि अगर सच में किसी दिन कोई बंदा तुम्हारे सामने आ जाता तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाती। सोफिता अभी भी उस पर काफ़ी गुस्सा कर रही थी। वो कहती है, अगर किसी दिन तुम वो फेस करोगे जो मैंने किया है तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर डर क्या होता है। जेट, तो फिर सोच क्या रही हो? मार दो ना मुझे। और वैसे भी मुझ जैसा क्रिमिनल तुम जैसी एक लड़की से अपनी जान की भीख तो बिल्कुल नहीं मांगेगा। सोफिता कोशिश तो करती है बट नहीं मार पाती एंड गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अंदर आकर वो अपना फ़ोन निकालती है तो जेट कहता है, सिम मेरे पास है। वो कहती है, वापस करो। जेट,
बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम अगर अभी अपने घर वापस गई तो तुम मर भी सकती हो। सोफिता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और अब तुम मेरे लिए काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि मेरे पास पैसा एंड पावर दोनों है। तो 20 मिलियन देकर तुम्हारी तरह मैं किसी भी कुत्ते को खरीद सकती हूँ। जिसे सुनकर जड को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी ज्यादा अमीर हो कि किसी को भी अपने पैसों से खरीद सकती हो? एंड देन क्या करता है ये तो आप खुद ही देख लो। वो कहता है, अगर तुम इस डॉग के साथ खेलने की कोशिश करोगी तो ये ऐसा ही करेगा। तभी अचानक से सोफिता को वॉमिटिंग होने लगती है तो वो कहता है, देखो अब ये मत कहना कि सिर्फ एक किस से तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। वो कुछ नहीं बोलती एंड उसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। जड उसके पास जाता है तो वो कहती है, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, मुझे तुमसे सिर्फ घिन आती है। तुमने मेरे और मेरी बहन के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने इनके साथ जो कुछ भी किया है वो बहुत जल्द सभी के सामने आ जाएगा, क्योंकि उसने अपनी डायरी में सब कुछ लिख के रखा है। जेट, वो डायरी कहाँ है? सोफिता, क्यों, क्या तुम सबूतों को मिटाना चाहते हो? वेल, इसी बात को लेकर फिर से उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। मॉर्निंग में सोफिता आन के पास जाकर उनसे पूछती है कि आखिर जेट कहाँ है, सुबह से मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जेट, अच्छा वो, उसने मुझसे कहा कि कल रात तुम दोनों की फाइट हुई थी तो तुम उससे नाराज हो, इसलिए वो तुम्हें मनाने के लिए मार्केट से कुछ लेने गया है। सोफिता, एक्चुअली आंट वॉशरूम का टैप काम नहीं कर रहा, तो प्लीज क्या आप चल के देख सकती हैं? आंट जैसे ही वॉशरूम के अंदर जाती हैं तो सोफिता बाहर से गेट लॉक करके वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ राविन फोंग के होटल जाकर सोफिता के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, बट राविन उसे कुछ नहीं बताता। राविन के जाते ही वहाँ जेट आता है। जेट, मैंने जो काम तुझे करने के लिए कहा था क्या वो हो गया? फोंग उसे सोफिता के घर की फोटो दिखाते हुए कहता है, मैं बस उसके घर की फोटो ही ले पाया हूँ। मेरे लिए सोफिता के घर के अंदर का कुछ भी पता करना इम्पॉसिबल था। वैसे एक बात बता, तू सोफिता को छोड़ने कब वाला है? जेट, बहुत जल्द, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, मैं लेट हो रहा हूँ। फोंग उसे रोकने के लिए जैसे ही उसके शोल्डर पर हाथ रखता है तो जेट को दर्द होता है। फोंग, तेरे हैंड को क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? जेट, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस काफी लॉन्ग ड्राइव करके आया हूँ ना, इसलिए हाथ दर्द कर रहा है। फोंग उसका शर्ट हटाकर बोलता है, ये सब क्या है? जेट, मैंने कहा ना कुछ नहीं, अब लड़कियों जैसा बिहेव करना बंद कर। वहीं भागते हुए काफी दूर तक आने के बाद सोफिता को रास्ते में एक लड़का दिखता है। वो कहती है, एक्सक्यूज मी, मुझे वापस बैंकॉक जाना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टैक्सी कहाँ से मिलेगी? वो कहता है, हाँ लेकिन वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, आप पैदल नहीं जा पाएंगी। सोफिता उसे पैसे देते हुए कहती है, तो प्लीज क्या आप मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे सकते हैं? वो आदमी पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, मैं उधर ही जा रहा हूँ तो आपको छोड़ दूंगा। काफी दूर तक आने के बाद सोफिता कहती है, अभी तक हम पहुँचे क्यों नहीं? वो कहता है, बस पहुँचने ही वाले हैं, एक्चुअली मैंने शॉर्टकट लिया है और यहाँ से हम जल्दी पहुँच जाएंगे। इतना सुनते ही सोफिता समझ जाती है कि ये बंदा सही नहीं है। वो कहती है, वो देखो सामने पुलिस। पुलिस का नाम सुनते ही बंदा रुक जाता है, तो इसी बात का फायदा उठाकर सोफिता वहां से भाग जाती है। वो भी उसका पीछा करने की कोशिश करता है। सोफिता अपनी गन निकालकर उसकी ओर पॉइंट करते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये एरो मुझे हर्ट कर पाएगा? लेकिन अगर मैंने तुम्हें अपनी गन से शूट कर दिया तो तुम अभी के अभी आई मीन तुरंत मर जाओगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी, अगर तुम ये अपना हथियार फेंक दो और हम अपने अपने रास्ते निकल जाएं। वो कहता है, ठीक है। सोफिता वहाँ से भागने लगती है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसे मारकर वहाँ से भागी जाती है। तभी पीछे से वही आदमी आता है जिसने सोफिता को मारने का कॉन्ट्रैक्ट जेट को दिया था, एंड उस आदमी को लेकर वहाँ से चला जाता है। पीछे से ये सब छिपकर सोफिता भी देख रही थी। सेम नाइट जेट अपना हुलिया बदलकर बिल्कुल एक साथी चोर की तरह चुपचाप सोफिता के घर में घुस जाता है। एरिन के रूम जाकर उसकी डायरी ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो उस खूनी के बारे में सब कुछ पता लगा सके। काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उसे वो डायरी मिल ही जाती है, बट इससे पहले कि वो रूम से बाहर निकल पाता तभी वहाँ सोफिता के डैड आ जाते हैं, तो वो जल्दी से जाकर छिप जाता है। डैड अपनी बेटी रिन को काफी मिस कर रहे थे। वो कहते हैं, मैं भी तुम्हारे पास आने वाला हूँ, मुझे पता है तुम मेरा वेट कर रही हो। इतना कहते ही वो खुद को शूट करने ही वाले थे, बट तभी वहाँ जेट आकर उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। वो कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ सोफिता ने भेजा है क्योंकि मैं उसके लिए काम करता हूँ। डैड, व्हाट?
मतलब सोफिता अभी तक जिंदा है? जेट, हाँ बिल्कुल वो जिंदा है और खुद की जान बचाने की कोशिश कर रही है ताकि वो आपको सही सलामत रख सके। मगर आप खुद को देखिए, आप वीक और कमजोरों की तरह बिहेव कर रहे हैं और खुद को मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जाने के बाद उसका क्या होगा? डैड उसकी ओर गन पॉइंट करते हुए कहते हैं, मेरी बेटी कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया है? जेट, प्लीज सर काम डाउन, क्योंकि अगर आपने मुझे मार दिया तो फिर आप सोफिता से कभी नहीं मिल पाएंगे। इतना सुनते ही डैड के हाथ में दर्द होने लगता है, तो जेट जल्दी से उनकी पॉकेट से मेडिसिन निकालकर उन्हें खिलाता है और इस तरह वो उनकी जान बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम सोफिता को देखते हैं जो कि जंगल में भटक गई थी एंड गलती से एक गड्ढे में गिर जाती है। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है बट नहीं निकल पाती। धीरे धीरे उसकी हालत काफी खराब होने लगती है क्योंकि बारिश हो रही थी एंड उसे काफी ठंड लग रही थी। जेट जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो पीछे से राविन उसे देख लेता है एंड सिक्योरिटी को उसे पकड़ने के लिए बोलता है। जेट जब भागने की कोशिश कर रहा था तभी वो सामने एक गार्ड से टकरा जाता है, जहां वो गार्ड पहले तो उसे मारता है बट देन उसे जाने देता है। वेल अब ऐसा क्यों, ये तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम उसी गार्ड को सोफिता के डैड से बात करते हुए देखते हैं। अगले दिन जब जेट वापस गांव जाता है तो बाहर अंकल एंड आंट उसका वेट कर रहे थे। अंकल कहते हैं, तुम्हारी वाइफ ने मेरी वाइफ को वॉशरूम में बंद कर दिया था। अगर मैं टाइम पे वहाँ नहीं पहुँचता तो वो वहीं बेहोश हो जाती। आंट कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्या प्रॉब्लम है। कल तुम्हारे घर से गोलियों की आवाज आ रही थी और आज तुम्हारी वाइफ भाग गई। जेट सोफिता की तरफ से आंट से माफी मांगता है एंड अंकल के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दोनों जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में एक बब्बा जी उनकी गाड़ी के सामने आकर गाड़ी रुकवाते हैं। वो कहते हैं, मैं जंगल आया था लकड़ी इकट्ठी करने, लेकिन मुझे एक औरत मिली जो कि मरी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वेल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सोफिता होती है। जेट कहता है, ये जिंदा है, बस इसे हल्की सी बुखार है एंड देन उसे गड्ढे से निकाल कर बाहर लाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें घर में देखते हैं। जेट कहता है, यू क्रेजी वुमेन, तुम्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में बहुत मजा आता है क्या? सोफिता के कपड़े काफी गंदे हो गए थे तो जेट उसे चेंज करने जाता है बट देन कुछ सोचकर रुक जाता है। वो आंट को बुलाने की सोचता है बट देन खुद से कहता है, नहीं मैं आंट के पास नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं उनके पास गया तो वो मुझसे कहेंगी कि मैं तो उसका हस्बैंड हूँ ना और वो मेरी वाइफ, तो मैं उसके कपड़े चेंज क्यों नहीं कर सकता। ओह गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो उसकी बॉडी को ब्लैंकेट से पूरा ढक देता है एंड देन उसके कपड़े चेंज करता है। अगले दिन मॉर्निंग में सोफिता अचानक से रोने लगती है। वो अपनी मॉम को काफी याद कर रही थी एंड उन्हें जाने से रोकती है। सोफिता कहती है, प्लीज मॉम हमें छोड़कर मत जाइए। जेट जैसे ही उसके पास जाता है तो वो उसे रोते हुए हक कर लेती है। दूसरी तरफ हम डैड को देखते हैं जो कि जेट की बातों को याद कर रहे थे, क्योंकि जेट ने उन्हें सोफिता के बारे में सब कुछ बता दिया था। जैसे कि मिस्टर क्रिथा उसे मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि सोफिता को उसके ड्रग डीलिंग के बारे में पता चल गया था। जिस दिन वो लोग सोफिता को मारने वाले थे उस दिन मैं वहीं पास में था और मैंने ही उसकी जान बचाई। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बेटी को सही सलामत आपके पास लाऊंगा। डैड, लेकिन मैं तुम पे भरोसा कैसे कर लूं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या मेरी बेटी सच में जिंदा भी है या नहीं। तो जेट अपनी बात प्रूव करने के लिए उन्हें सोफिता का एक वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर डैड हैप्पी हो जाते हैं और कहते हैं, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? जेट, ज़्यादा कुछ नहीं, बस अभी क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ तो मुझे सिर्फ एक जॉब चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम सोफिता एंड जेट को देखते हैं जो कि साथ में बहुत प्यार से बिल्कुल एक कपल की तरह सो रहे थे। अगले दिन मिस्टर क्रिथा ऑफिस में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी पीछे से मिस्टर किन आकर उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। क्रिथा, ब्रदर आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैंने आपको इनवाइट नहीं किया था। मिस्टर किन, कोई बात नहीं, भले ही तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया था बट मैं तुम्हारा बर्थडे कभी भूला हूँ जो आज भूल जाऊंगा, इसलिए मैं खुद ही आ गया। राविन कहता है, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस्टर क्रिथा भी कहते हैं, मुझे भी आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। इसे सुनकर डैड कहते हैं, ठीक है, मैं तुम दोनों से मीटिंग रूम में मिलता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को मीटिंग रूम में देखते हैं। क्रिथा कहता है, जब से हमारे कंपनी का मैनेजर राविन बना है तब से हमारी कंपनी की सेल्स घटती ही जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि राविन कैपेबल नहीं है,
बट अभी हमारी कंपनी संभालने के लिए वो बहुत ही कमज़ोर है। राविन कहता है, क्यों कंपनी के सेल्स घटते जा रहे हैं और कौन कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा है ये तो आपको पता ही होगा। डैड, क्या आपको पता है कि कुछ लोग कंपनी में मिलकर घोटाला कर रहे हैं? कृथा, बिना कोई सबूत के तुम मुझ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। राविन, मेरे पास एविडेंस है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और डैड, मैंने आपको मिस सुपात्रा के हाथों एविडेंस भिजवाए थे, वो भी एक पेन ड्राइव में। क्या आपको नहीं मिला? डैड कहते हैं, बिल्कुल नहीं। कौन सा एविडेंस? मुझे तो कुछ नहीं मिला। कृथा एक्टिंग करते हुए कहता है, मैंने अपनी सारी जिंदगी इस कंपनी को बनाने में दे दी। मेरे लिए ये कंपनी मेरी जान है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी कंपनी के साथ मर जाऊंगा। लेकिन अभी अभी राविन ने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अकाउंटिंग मैनेजर कहती है, जो कि ऑब्वियसली मिस्टर कृथा के लिए काम करती है। वो कहती है, मैं ये बात पूरे दावे से कह सकती हूँ कि कंपनी में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। मिस्टर कृथा सच में कंपनी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और इस बात से सभी शेयर होल्डर्स भी एग्री करते हैं। कृथा कहता है, आई नो कि राविन आपका होने वाला दामाद है, इसलिए आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। तो मैं खुद ही इससे पीछे हो जाता हूँ। आज और अभी से मैं कंपनी से रिजाइन कर रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, बट डैड उसे रोक देते हैं। डैड, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी फैमिली हो और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है तुम कभी भी कंपनी को धोखा नहीं दे सकते। राविन कुछ बोलने ही वाला था, बट डैड उसे रोकते हुए कहते हैं, मुझे जितना भरोसा तुम पे है उतना ही कृथा पे भी। तो अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करते हो तो आज के बाद इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी। फाइनली मीटिंग खत्म होती है और मिस्टर कृथा राविन को अपनी आंखों से ही चिढ़ाते हुए वहां से चला जाता है। वहीं जब सोफिता की आंख खुलती है तो वो फिर से खुद को उसी रूम में देखकर परेशान हो जाती है एंड जट से पूछती है, आखिर मैं यहाँ कैसे आई? जट, लगता है भगवान भी नहीं चाहते कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हों। तभी तो उन्होंने तुम्हें मुझसे फिर से मिलवा दिया। तभी तो उन्होंने मुझे तुमसे फिर से मिलवा दिया। वेल, हमेशा की तरह दोनों बातों ही बातों में फिर से लड़ने लगते हैं। सोफिता कहती है, अब सामने से हटोगे भी, मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन वो गिरने लगती है तो जट उसकी हेल्प करने जाता है, बट वो उसे छूने से मना कर देती है। जट, अरे बाबा काम डाउन, हमें बहुत जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि तुमने मुझसे कहा कि तुमने यहाँ उस हिटमैन को देखा है जिसने मुझे तुम्हें मारने के लिए हायर किया था। सोफिता, मैंने कहा ना, अब मैं वापस अपने घर के अलावा कहीं और नहीं जाने वाली। जट कहता है, ठीक है, फिर वहीं चलते हैं। वो कहती है, सच में इतनी जल्दी मान गए? सोफिता जब वॉशरूम में होती है तो वो अपने कपड़ों को देखते हुए कहती है, एक मिनट, मेरे कपड़े किसने चेंज किए? अब ये मत कहना कि तुमने किया है। जट, मैं? अरे नहीं, बिल्कुल, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने आंट की हेल्प ली, उनसे मैंने कहा कि प्लीज़ आप मेरी वाइफ के कपड़े चेंज कर दीजिए और उन्होंने कर दिया। सोफिता, आई होप कि तुमने एक जेंटलमैन की तरह बिल्कुल ऐसा ही किया हो, और अगर ऐसा नहीं किया होगा ना तो बेटा तुम तो गए। जेट, मैं कोई जेंटलमैन तो नहीं, बट हाँ, गुड लुकिंग ज़रूर हूँ। और रही बात तुम्हारी, तो मुझे तुममें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मुझे तुम जैसी फ्लैट टेबल और सूखी लकड़ियाँ पसंद नहीं हैं। तुम तो मेरी आंखों के लिए बस एक दर्द हो जिसे मैं देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर सोफिता उसे मारने जाती है, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गाइस, मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली वीडियोस हाँ, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर सकूँ। बट तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।